नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जाट और नॉन जाट लोगों के बीच संघर्ष की खबर है। पिहोवा से पुलिस ने शहर के लोगों पर लाठियां चटकाई हैं, तो जाट और नॉन जाट लोगों के बीच संघर्ष की एक नई तस्वीर सामने आ रही। दो पत्रकारों पर भी लाठियां बरसाई गई हैं। दोनों पत्रकारों के हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। अब पत्रकारों को भी टारगेट किया जाने लगा है। तो जाट और नॉन जाट लोगों के बीच इस संघर्ष में पत्रकार भी पिछले नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शहर के लोगों पर लाठियां चटकाई हैं। और इस सब के बीच जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकारिता, हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में किस तरह से इस पे भी हमला किया गया है। और अब जो खबर आ रही है इसमें भी दो पत्रकारों पर लाठियां चटकाई गई और उनके हाथों में फ्रैक्चर आ गया है। तो ये कौन से लोकतंत्र की कौन सी परंपरा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। हालांकि जाटों को आश्वासन दे दिया गया, उनको कह दिया गया कि भैया आपके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं। उसके बावजूद अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जाट आरक्षण को सरकार के मान लेने के बाद, ये वो कॉन्सिक्वेंसेस, ये वो नतीजे हैं जो सामने आ रहे हैं। पुनीत सांगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। पुनीत, आपको भी चोट लगी है? जी सर, जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पर कवरेज कर रहे थे और शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को भी शांत किया जा रहा था, तभी पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पर मौके का फायदा उठाया और एकदम से लाठीचार्ज कर दी और ईंटें बरसाने लग गए। ये कैसे शुरू कैसे हुई लड़ाई? जी, जिस प्रकार से 3 से 4 दिन हो गए थे, तो पिहोवा का जो मेन चौक नेशनल हाईवे 65 है, उसको चारों तरफ से जाम किया हुआ था। तो लोगों को, महिलाओं को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो गाली गलौज चल रहा था। तो हाँ। पब्लिक मार्ग, सारा बाजार इकट्ठा हो गया, सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। तो ये ये अब बर्दाश्त क्यों बंद कर रखा था? जी, ये सिर्फ आरक्षण की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। कल रात को, ये लगभग 9 बजे रात की बात है, हाँ। जब पुलिस ने उल्टा शहर के लोगों पर ही ईंटें बरसाई और लाठीचार्ज कर दिया। तो पत्रकारों को क्यों मारा? सर, आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद भी पुलिस ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज। चलिए, बहुत शुक्रिया पुनीत। आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद पत्रकारों को पुलिस टारगेट कर रही है। क्या पुलिस अपनी नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रही? कोशिश क्या है पुलिस की कि वो अंधेरगर्दी मचाते रहे और पत्रकार उनकी बात लोगों तक पहुंचाए भी नहीं। तो हरियाणा 8 दिन घनघोर अंधेरे में रहा, ऐसे अंधेरे में जिसके साए में 13 जिंदगियां खाक हो गई और न जाने कितने घायल हुए हैं। तो 8 दिन के संघर्ष, 8 दिन के कश्मोकश के बाद अब हरियाणा में हालात सुधरने लगे हैं। मुनक नहर से पानी की सप्लाई शुरू हो गई, नेशनल हाईवे 1 से जाम हट गया, यानी अब अंधेरे के बाद सवेरे की शुरुआत हो गई। लेकिन आज हरियाणा न्यूज पूछ रहा है कि आखिर इतना अंधेरा आया कहां से? हरियाणा में इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? कौन रहा इस सब का जिम्मेदार? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा का आगाज करेंगे। पिछले 8 दिनों तक हरियाणा में कुछ ऐसा ही मंजर रहा। दर्जनों मौतें हुई, सैकड़ों घायल हुए, अरबों का नुकसान हुआ। पिछले एक हफ्ते में जो हालात हरियाणा में पनपे, शायद ही ऐसा हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ हो। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारते लोग। सिर्फ प्रदेशवासी ही परेशान नहीं हुए, बल्कि एक हफ्ते तक दूसरे राज्यों के लोग हरियाणा में फंसे रहे। हालांकि बर्बादी के 8 दिन बाद सरकार आंदोलनकारियों को मनाने में कामयाब हो गई।
सरकार जाटों को आरक्षण देने को राजी हो गई। सरकार जाटों को आरक्षण देने को राजी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में निकला हल। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे 20 से अधिक जाट नेता। हरियाणा सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी। विधेयक लाकर प्रदेश में जाटों के आरक्षण की व्यवस्था करेगी सरकार। केंद्र में जाटों को आरक्षण के लिए सरकार ने किया कमेटी का गठन। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। साफ है कि सरकार झुक गई है और सरकार के नरम पड़ने का असर अब हरियाणा में भी नजर आने लगा है। मुनक नहर के पानी की सप्लाई शुरू हो गई। सोनीपत NH1 से जाम खुल गया। पानीपत जींद रेलवे ट्रैक खुल गया। दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई। रोहतक झज्जर मार्ग भी खुला। हरियाणा में जितनी तेजी से आग भड़की, अब उतनी ही तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? आपको यह बताना भी जरूरी है कि जाट आरक्षण को लेकर पिछले आंदोलन की अपेक्षा इस बार 20 गुना अधिक नुकसान हुआ, जिससे प्रशासन और सरकार साफ तौर पर फेल दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि हरियाणा में इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? क्या पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई? उपद्रवियों के पास इतनी बड़ी तादाद में असलाह कहां से आए? क्या सेना को तमाशबीन बनाया गया? क्या हर नुकसान की पूर्ति हो पाएगी? 8 दिनों की अशांति के बाद आज 9वें दिन हालात कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जो नुकसान हरियाणा में हुआ उसकी पूर्ति कभी हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करेंगे। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद है। महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि इसको क्या कहेंगे, सरकार झुक गई? निश्चित रूप से गौरव से सरकार झुकी है और उन लोगों के आगे झुकी है जिन्होंने पूर्व में ये बयान दिया था कि हम डंडे के जोर पर आरक्षण ले लेंगे, सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकेगी। ये प्रदेश में एक गलत परंपरा है जिसका मैसेज पूरे देश में गया है, जिसे बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अब जैसी आपने अभी हाल ही में ये खबर दिखाई है, ये एक अच्छी बात है कि हालात प्रदेश में सामान्य होने लगे हैं। सरकार ने अपनी बात कह दी, आरक्षण देने की बात कह दी, हाई पावर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ हम पहले रुक कर लेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि NH1 पर फिर से जाम लगा दिया गया है। गन्नौर में NH1 पर जाम लगा दिया गया है। जाट समुदाय की महिलाएं सड़कों पर आई हैं। लडसोली गांव में जाट आंदोलनकारियों ने जाम लगा दिया है। भारी पुलिस बल की तैनाती है यहां पर। NH1 गन्नौर एक बार फिर से जाम कर दिया गया है। NH1 पर फिर से जाम नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जाट समुदाय की महिलाएं सड़कों पर नजर आ रही हैं। लडसोली गांव में जाट आंदोलनकारियों ने ये जाम लगा दिया है और एक बार फिर से पुलिस बल की तैनाती जो है वो साफ नजर आ रही है। हम चर्चा कर रहे थे कि हालात जो है वो सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा पिहोवा में किस तरह से जाट और नॉन जाट लोगों के बीच की झड़प की खबर थी। अब जाट समुदाय की महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। NH1 पर गन्नौर में जाम लगा दिया गया है। दलबीर राठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। दलबीर, क्या स्थिति है इस वक्त और किस बात को लेकर जाम लगाया है? चलिए, फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हम इस कार्यक्रम में कहीं बीच में इनसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर किस बात को लेकर जाम लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गन्नौर से, जहां लडसोली गांव में जाट आंदोलनकारियों ने फिर से जाम लगा दिया। महेंद्र जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं, क्या ये कंसिक्वेंसेस हैं? अब जाट आरक्षण को जिस तरह से सहमति मिली, लाठी डंडों के बल पर जिस तरह से 8 दिन तक सुलगता रहा सुबह, और उसके बाद जिस तरह से अब सरकार झुक गई है, क्या इसके बाद कंसिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि इसके विरोध में जो लोग थे उनको भी एक ऐसा रास्ता दिखा दिया गया कि इस रास्ते पर चलोगे तो शायद सरकार झुक जाएगी? मैं गौरव सर उस समय अपनी बात कह रहा था। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सिर्फ अभी एक तरफा बयान आया है कि सरकार ने अपनी बात कह दी है।
जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं लोग, जो आंदोलनकारी हैं, उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया, इस तरह का बयान नहीं आया कि हमने आंदोलन को वापस ले लिया है। हम सरकार की बात से सहमत है। हम सरकार जो कमेटी का गठन किया है, वो जो फार्मूला देगी, उस फार्मूले के आने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद अगर हम उससे सहमत नहीं हुए तो बाद में हम अपनी कई लोगों के बयान आए हैं ऐसे। जी, कई ऐसे जाट नेताओं के बयान आए हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि एक सर्वमान्य बयान अभी तक नहीं आया। सर्वमान्य नेता ही नहीं था हाँ, कोई इनके मैं पास। वही कह रहा हूँ, सर्वमान्य बयान इसलिए नहीं आया कि पूरे मूवमेंट का कोई भी सर्वमान्य व्यक्ति नहीं था, कोई कमेटी तक नहीं बनी, कोई संघर्ष समिति तक नहीं बनी जो सरकार से बातचीत कर सके। नहीं तो क्या वजह है कि सांपला में लोग अभी तक बैठे हैं। गन्नौर का आप अभी जिक्र कर रहे हैं, रात को गैर जाट और नॉन जाट के बीच संघर्ष हो गया। लेकिन इस सब के बीच गौरव सर, एक गंभीर चिंता का विषय, गंभीर बात जो निकलकर सामने आई है, सामाजिक समरसता का ये प्रदेश हरियाणा जो हमेशा अव्वल रहा है, जिसने पूरे देश को दिशा दी है आगे बढ़ने की, काम करने की, कहीं ये जाट और नॉन जाट की लड़ाई में कहीं प्रदेश में जातीय दंगा ना शुरू हो जाए। सरकार को इस बारे में सोचना होगा, बहुत गंभीरता से सोचना होगा। जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना होगा। कैसे भी ये मैसेज जाना चाहिए पॉजिटिव कि अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आगे बढ़ो। अब आप, सरकार ने अपनी बात कह दी है, आप उसकी, सरकार ने जो कहा है उसकी प्रतीक्षा तो करिए। जो चीज वो लेकर आ रही है, आप रोड पे बैठ के आपने कहा कि साहब अभी लाइए, हमको तो फार्मूला भी, हम उसको देखेंगे, तो ये चीजें नहीं होती है। तो नेताओं को इस बात को समझना होगा। और एक गौरव सर, एक बात और कह दूं कि जब समस्याओं को, इस तरह की समस्याओं को आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, समस्याएं विकराल होंगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। समस्या को समस्या के सही परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। ठीक है, योगेश बिदानी बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे। योगेश जी, बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा, सरकार झुक गई? नहीं, सरकार नहीं झुकी। सरकार ने सबका साथ और सबके विकास के साथ कार्य किया है। किसको साथ लेके चल रहे हैं? हरियाणा के सभी जातियों को अपने साथ रखना है। हाँ। बाकी जो कई उग्रवाद आए बीच में और फैलाया है, उनकी धीरे धीरे जांच होगी। और नहीं, मैं पहले सरकार की जांच, ठीक है, आप कर लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, सरकार ने ये जो हामी भरी, सरकार ने जो सहमति दी कि ठीक है जाट आरक्षण के पक्षधर हैं वो भी, और ये दिया जाएगा। आपको ध्यान हो कि जिस समय पहली बार मनोहर लाल जी ने सबको बुलाया था, सबने यही हाँ भरी थी, कोई नई बात नहीं हुई है। वही बात है, हम इनके समर्थन के हक में थे और है, लेकिन तरीका वही है जो हमारे पास संविधान के अंदर होगा। हाँ, तो उसी नहीं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए ना योगेश जी, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इसके फेवर में थे, तो ये इतना नुकसान क्यों होने दिया आपकी सरकार ने? ये मैंने कहा ना कि कुछ लोग इस सरकार को बचा नहीं पा रहे थे, तो कुछ हो रहा है। तो आपकी सरकार भी तो उनको नहीं कंट्रोल कर पाई। आप बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, बोलिए कि प्रशासनिक चूक हुई आपसे, आप कहिए कि आपकी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। इस समय शांति का आप थोड़ा सा वो आप भी दिखाइए भी लोगों में शांति रहे। हाँ, ये जो हड़बड़ मच रही है, ये थोड़ा एक बार खत्म हो जाए। हाँ, देखते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। नहीं, योगेश जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए पहले मुझे एक बात बताइए कि आपकी सरकार को जैसे ही ये शुरुआत हुआ था, आपकी सरकार को अंदाजा तो था कि ये किस तरह से आगे बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो अंदाजा नहीं था, ये भी आपका फेलियर है। प्रशासनिक उसके बाद वो ये फैला है, जैसे आपने कल रात को एक और कुछ दिखाया। हाँ, देख रहे हैं, सारी चीजों में निगरानी चल रही है। आप देखिए, अब होगा कुछ सब। एक मिनट महेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। योगेश जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो 13 मौतें हुई, इसका जिम्मेदार कौन? ये 150 से ज्यादा लोग घायल हुए, उसका जिम्मेदार कौन? 1000 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई, उसका जिम्मेदार कौन? 736 ट्रेनें रद्द हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? 105 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, उसका जिम्मेदार कौन? रोडवेज को रोजाना 4 करोड़ का फटका लगा, उसका जिम्मेदार कौन? और ये जो करोड़ों का नुकसान हुआ सरकार को, उसका जिम्मेदार कौन है? हम आप इसी की तलाश में हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सबकी जिम्मेवारी आपको पता लग जाएगी, कौन जिम्मेवार रहा, कौन नहीं रहा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? अब क्या किया जाए, आप बताइए। शांति का पाठ बनाने में थोड़ी सी हिंसा आई, इन्होंने किया है, तो देखते। थोड़ी सी नहीं, बहुत आई। हाँ, थोड़ी नहीं, बहुत हिंसा आई है। हम इसको पूरा तरह से निगरानी रखे हुए हैं।
ठीक है, निगरानी बहुत अच्छी की सर आपने। आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, सरकार ने जिस तरह से इसको डील किया, इन पूरे 8 दिनों को, आरक्षण की के इस आंदोलन को, आपको लगता है कि सरकार ऐसे ही कर सकती थी? सरकार के पास ऑप्शन नहीं था? देखिए 3 दिन तक तो सरकार का पता ही नहीं था सरकार कहाँ है। सरकार लोगों की जान माल की रक्षा करने में विफल रही है बहुत बुरी तरह से। जो सरकार के पार्टी के लोग हैं वो इस सरकार को गाली निकाल रहे हैं कि हमें मरवा दिया। अगर आरक्षण देना था तो पहले क्यों नहीं दिया? हम हमारी संपत्ति तो बच जाती, कम से कम लोगों की जान माल तो बच जाती। आज इस पूरा जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। विधानी जी जवाब दीजिए, अगर ये आरक्षण देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? जले पे नमक मत छिड़े के। हाँ, ये क्या हो रहा है ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। आपने नाश कर दिया, ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हो। अरे आपने नाश कर दिया, बनाए रखे तो अच्छा रहेगा। अरे आपने शांति का पाठ दे तो ठीक रहेगा। आप दोबारा नाश कराना चाह रहे हो। उन्हें कहो जले पे नमक मत छिड़के आप। कृष्णमूर्ति जी मुझे एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं, ठीक है, अभी जो हुआ उसके लिए हम प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करेंगे, बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि सरकार में वो है और जो इस तरह की व्यवस्था होती है उसको कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चिंगारी जो आग बनी, दरअसल ये चिंगारी लगाई ही आपने थी? आपने जो मसौदा दिया था उसकी बुनियाद ही यही थी कि इलेक्शन में वोट ले लीजिए और उसके बाद जब ये मामला अदालत में जाएगा, पेच फंसेगा तो जाट खुद ही देख लेंगे इस मामले को। इसकी चिंगारी का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है। नहीं, उससे पहले आपने किया सर। आप सुन लीजिएगा पहले मेरी बात। आपने बात कह ली जी, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिएगा। बोलिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इनको आश्वासन दिया कि हम देंगे, 1 साल तक नहीं दिया। आपने चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया देंगे, 1 साल तक नहीं दिया। सर सवाल आपकी पार्टी के बारे में पूछा है। और राजकुमार सैनी से कृष्णमूर्ति जी सवाल आपकी पार्टी के बारे में पूछा है, आपने जो किया आप उसकी जवाबदेही लेंगे? हाँ, हमारी पार्टी में के वक्त में तो हुआ ही बहुत थोड़ा। हाँ, हमने तुरंत आरक्षण दे दिया इनको। नहीं, उसका मसौदा जो तैयार किया था वो भी आप ही की पार्टी ने किया था ना? कमजोर क्यों तैयार किया उसको? हमने मसौदा पक्का किया था तो क्यों कोर्ट में हार गए? सही ढंग से नहीं की कोर्ट में, जिसकी वजह से कृष्णमूर्ति जी जाट भी समझ गए, बाकी लोग भी समझ गए। आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है। उस पर जाने से पहले महेंद्र जी आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। ये जो बातें हम सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये चिंगारी कांग्रेस ने लगाई थी? सर कांग्रेस के ऊपर कोई भी टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस आज की तारीख में दूध की धुली हो गई है। हाँ, दूध की धुली हो गई है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। किसी ने कुछ नहीं किया, अचानक रातों रात जो है आकाश से हो सकता है कि कुछ जिसको कहते हैं एंटी सोशल तत्व वो उतर कर आए, उन्होंने जगह जगह आग लगा दी और उस आग में पूरा सूबा सुलग गया। उस आग में करोड़ों का नुकसान हो गया। किसी की कोई गलती नहीं है। बीजेपी भी साफ है, इनेलो भी साफ है, कांग्रेस भी साफ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस साफ दामन के दाग जरा ढूंढ कर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है वो
खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त आ रही बड़ी खबर की तरफ हम रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की खबर है। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार पड़ी है, तो दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। तो दिल्ली में जिस तरह से जल संकट हुआ, कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। दिल्ली जल संकट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके दौरान दिल्ली सरकार, हरियाणा और केंद्र तीनों से ही सवाल किए गए हैं। दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है, हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया और केंद्र सरकार से भी पूछा गया है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है इस पूरे सिलसिले में। तो सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार की खबर आ रही है। दिल्ली जल संकट को लेकर ये सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और हरियाणा सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को नोटिस दिया गया है और जवाब तलब किया गया है। तो दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कई सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली की सरकार को भी फटकार लगाई गई है। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनिल, मुझे एक बात बताइए कि क्या चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार से नोटिस जारी करके सवाल पूछा गया है। चलिए महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, इस सवाल जो फटकार पड़ी है, इसका जवाब क्या होगा आपको लगता है हरियाणा सरकार के पास? सरकार को जवाब तो देना है कोर्ट के अंदर। अब वो जवाब क्या देती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह के हालात हुए हैं कोई अच्छे नहीं है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था, पूरे प्रदेश में ये मैसेज कैसे पास हो गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर है। मुख्यमंत्री को मजबूत होना पड़ेगा और ये मैसेज पूरे प्रदेश में जाना चाहिए
एक सक्षम सरकार और निर्णय लेने वाली सरकार साबित होनी चाहिए प्रदेश में, तब आप चीजों के ऊपर कंट्रोल कर ठीक है। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता योगेश बिदानी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। योगेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया फोन। राव इंद्रजीत का एक बयान आया है कि सेना को तमाशबीन बनाया गया, पुलिस देखती रही, ये सब होता रहा। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये सच है? क्या सच में सेना ऑपरेट करती हो, ये हो जाता? पहले भी मैंने ये बात बताया कि केंद्र में चाहे मंत्री हो चाहे प्रदेश में मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना होगा। इतने सेंसिटिव मामले में, इतना संवेदनशील ये मामला हो गया है, अनकंट्रोल चीजें हो गई है। नहीं, लेकिन ये सच नहीं लगता आपको? नहीं, वो तो सच है, लेकिन आप ठीक है, आप सरकार में आपकी सहभागिता, आप सरकार में मंत्री हैं, आपने संवैधानिक शपथ ली है, सच बोलिए, सच बोलने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आपका बयान कितनी चीजों को बिगाड़ सकता है। राव इंद्रजीत की नजर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर है। आप इस बात को ठीक है, वो अपने पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस पे हम नहीं जाएंगे। इनके बयान इसी आधार पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं और चाहता हूं इस पे आप संक्षिप्त में जवाब दें। अब क्या? अब तो सीधी सी है कि जैसे सरकार ने कह दिया है, हाई पावर कमेटी वो फार्मूला लेकर आ रही है, वो फार्मूले में क्या क्या चीज लेकर आती है उस पर नजर रखनी होगी। चलिए महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत गलत संदेश गया है क्या सरकार ने ये जो किया है उससे? ये बड़ा सवाल है, और सवाल ये कि जब देश में ये कानून है कि आंदोलन में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से करवाई जाएगी, तो क्या बीजेपी आगे ऐसा कुछ करने वाली है? बहुत सारे सवाल हैं जो सुलग रहे हैं। हरियाणा भले अब आंच इसमें आरक्षण के आंदोलन की कम हो गई है, लेकिन हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को आम लोग जो हैं वो हाथ में ना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हरियाणा में जो 36 बिरादरी का सौहार्द है उसको बनाए रखिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।